नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अरविंद शर्मा MGCI के YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम भविष्य में होने वाली ICR और MPPAT की जो परीक्षाएं हैं, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जो जानकारी है उसको साझा करेंगे। और कई तरह से स्टूडेंट भ्रमित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डाउट में जी रहे हैं कि क्या ICR का सिलेबस लागू होगा, क्या MPPAT की परीक्षा बंद होगी, अगर ऐसा होगा हमारा क्या होगा। तो दोस्तों, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। वीडियो के साथ आप अंत तक जुड़े रहें, आपके एक एक प्रश्न का उत्तर मैं आज देने वाला हूं। और ये जो वीडियो है आपको आगे सब्जेक्ट चुनने में और आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये बात कर रहे हैं कि MPPAT के स्थान पर ICR का सिलेबस लागू होने की जो संभावना है, मैं आपसे कह रहा हूं कि बहुत ही कम है। अब बहुत कम संभावना क्यों है, तो उसका कारण हम समझते हैं। उसका सबसे पहला कारण है कि विभिन्न राज्यों में एग्जाम पैटर्न अलग अलग होना। इसमें हम बात करते हैं, मान लो हम 12th तक की बात करते हैं, क्योंकि ICR की परीक्षा जो है इसमें पूरे इंडिया में एक जैसा सिलेबस लागू करने की अगर बात करें तो उसके लिए जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उनका सिलेबस भी समान होना चाहिए। लेकिन हम कह रहे हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पैटर्न है। जैसे मैं खास तौर से आपसे बात करता हूं MP, तो MP के लिए आप देखेंगे कि जो पैटर्न है एग्रीकल्चर का वो है 12th तक AG1 प्लस AG2 प्लस AG3। ये वाला जो पैटर्न है ये केवल MP में चलता है। फिर हम बात करते हैं, कई राज्यों में ABC वाला पैटर्न है, कई राज्यों में PCA का पैटर्न है। अलग अलग तरह के पैटर्न से आप लोग देखोगे बोर्ड की परीक्षा होती है। बच्चे अलग पैटर्न पढ़ के आएंगे और अगर आगे जाकर आप सिलेबस एक करेंगे तो ये वाली समस्या का सामना बच्चों को करना पड़ेगा। एक कारण ये है। दूसरा कारण हम कह रहे हैं कि अनेक राज्यों में प्रवेश परीक्षा की जगह पर 12th परसेंटेज की बेसिस पर प्रवेश दिया जाता है। अरे मतलब यह हुआ कि उन राज्यों में प्रवेश परीक्षा होती ही नहीं है। 12th के परसेंट के आधार पर जैसे आप देखोगे कई डिग्री कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, उसी तरह उन्हें भी एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, वो प्रवेश परीक्षा लेते ही नहीं है। तो उन राज्यों के जो छात्र हैं उनकी तरफ से भी ये सिलेबस लागू होने पर समस्या या विरोध का सामना हो सकता है। इसी प्रकार से हम लोग बात कर रहे हैं कि ये जो सिलेबस है ये लागू करने के पीछे गवर्नमेंट क्यों चाहती है, गवर्नमेंट की मंशा क्या है, हम ये देखना चाहते हैं कि ऐसा प्रस्ताव लाने के पीछे गवर्नमेंट का क्या कारण है। तो देखो, गवर्नमेंट में जो भी संबंधित हम लोग कह सकते हैं कि गवर्नमेंट पदाधिकारी हैं, या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऑफिसर्स होते हैं जो इस पे विचार कर रहे हैं, उनका ये एक साथ सिलेबस लागू करने के पीछे क्या कारण है, उनका विचार क्या हो सकता है। तो हम देखते हैं कि अभी एग्रीकल्चर में प्रवेश के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं। अलग अलग परीक्षाएं मतलब जैसे आप देखोगे कि BSc एग्रीकल्चर अगर करना है तो मान लो हम MP के छात्र हैं तो MPPAT होती है। फिर हम लोग देखते हैं तो ICAR की परीक्षा होती है। ICAR के बाद BHU की परीक्षा होती है। ये परीक्षा आप देख रहे हो कि एग्रीकल्चर में प्रवेश के लिए है। 3 तरह की अलग अलग परीक्षाएं। तो ऐसा है कि अभी यहाँ पर 3 जो अलग अलग परीक्षाएं हैं, इनके अलग अलग छात्रों को फॉर्म भरना पड़ते हैं। ये जो परीक्षा है इनके लिए अलग से फीस देना होती है। तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक परीक्षा हो जाए तो 3 बार फॉर्म बच्चों को ना भरना पड़े, 3 बार फीस जमा ना करना पड़े, गांव से परीक्षा देने के लिए 3 बार उनको आना ना पड़े, ताकि उनका किराया खर्चा बचाया जा सके। और तीसरी बात कि बच्चे इन परीक्षाओं की तैयारी के लिए अलग अलग सिलेबस जो है उसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि आप देखोगे राज्य स्तर पर उनका सिलेबस अलग होता है, फिर केंद्र की परीक्षा होती है वहाँ का सिलेबस अलग होता है, दूसरे किसी राज्य की प्रवेश परीक्षा में शामिल होने जाते हैं तो आप देखते हो उनका सिलेबस अलग होता है। तो ये सारी समस्याओं को दूर करने के लिए गवर्नमेंट का ऐसा सोचना है, उन्होंने ऐसा प्रस्ताव रखा है कि एक परीक्षा हो जाए तो इन सारी समस्याओं को दूर किया जा सके। लेकिन दोस्तों,
जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये जो परीक्षा है इसका पैटर्न एक जैसा होने की संभावनाएं कम है, क्योंकि सारे राज्यों का पहले बोर्ड सिलेबस समान करना होगा, तब जाकर ये लागू हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर मान लो ये लागू होता है तो क्या होगा, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आईसीआर ये परीक्षा लेता है, जो कि एक भविष्य की योजना है, मैंने आपके सामने लिख दिया है कि ये भविष्य की योजना है, अगर आईसीआर ये परीक्षा लेता है तो फिर क्या होगा, तो फिर ये होगा कि आपकी जो मार्कशीट आएगी उस मार्कशीट पर दो तरह की रैंक आएगी। अब दो तरह की रैंक कैसे, एक रैंक आएगी स्टेट रैंक जो कि आपके अपने प्रदेश की होगी, और एक दूसरी रैंक आएगी जिसे हम बोलते हैं ऑल इंडिया रैंक, जो पूरे देश के लिए होगी। अब ऐसी दो रैंक आने का कारण क्या होगा, तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हर प्रदेश के छात्र का एक संवैधानिक अधिकार है कि उस प्रदेश की जो 85% सीट्स होती हैं उस पे उसी प्रदेश के छात्रों को प्रवेश दिया जाता है, मौका दिया जाता है। जबकि अगर आपको दूसरे स्टेट के छात्रों से सीट भरना है तो आप 15% सीट जो है उसी पर बाहरी छात्रों को प्रवेश दे सकते हैं। ये उसी तरह की हम लोग बोलते हैं प्रणाली है, जैसा प्रणाली आप रिजर्वेशन में देखते हो, जैसे जातिगत आधार पर रिजर्वेशन होता है एसटी, एससी, ओबीसी। फिर हमने देखा ईडब्ल्यूएस जो कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन होता है। तो आप ऐसा समझ लें कि ये एक तरह का रिजर्वेशन है जो मूल निवासियों के लिए दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वाला अगर सिलेबस लागू हुआ तो क्या होगा कि आपको ये नहीं सोचना है कि हमारी सीट पर दूसरे राज्यों के छात्र आ जाएंगे। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अगर हमें मध्य प्रदेश के एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन लेना है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज में, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि अगर 100 सीट्स हैं, 100 सीट्स हैं, तो ये 100 सीट में से 85 सीट आरक्षित है मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए। ये अभी भी व्यवस्था लागू है। केवल 15 सीट जो है ये ऑल इंडिया के लिए ओपन होगी, और इसी के लिए आप देखेंगे कि ये 85% सीट को भरने के लिए एमपीपीएटी की परीक्षा होती है, और जो बची हुई 15% सीटें हैं उनको भरने के लिए आईसीआर की परीक्षा होती है। वर्तमान में भी ये प्रणाली लागू है। मान लो आईसीआर एग्जाम लेगा तो क्या होगा, जब आईसीआर इकट्ठी एग्जाम लेगा जो कि एक भविष्य की योजना है, तो आपकी जो मार्कशीट आएगी उसमें दो तरह की रैंक आएगी, एक स्टेट रैंक आएगी और एक ऑल इंडिया रैंक आएगी। स्टेट रैंक उसी के समान है जैसा कि एमपीपीएटी में होता था, मतलब ये 85% सीट पर एडमिशन के लिए आपकी स्टेट की रैंक रहेगी, और ये जो 15% सीट है जो कि पूरे भारत के लिए है, इसके लिए आप देखोगे ऑल इंडिया रैंक रहेगी। अब अभी क्या होता है कि जो एमपी के छात्र हैं, मध्य प्रदेश के ज़्यादातर छात्र जो हैं वो एमपीपीएटी की परीक्षा देते हैं, और इसमें भी हम अगर एक उदाहरण लें कि करीब 1100 सीट जो हैं, इन सीट के लिए प्रतियोगिता होती है। बाद में क्या होगा, आप देखोगे कि आईसीआर में लगभग 2600 सीट ऑल इंडिया में है। प्रति वर्ष ये चेंज होती है, बदलती रहती है, नए यूनिवर्सिटी खुलती है तो सीट बढ़ जाती है, कई पुराने का एक्रीडिएशन हट जाता तो सीट घट जाती है, लेकिन हम एक औसत लें तो इतनी सीट्स हैं। तो अब क्या होगा, अगर आईसीआर यहाँ पर सिलेबस लागू कर देता है तो हमारे पास ये 1100 सीट तो है ही है, इसके साथ साथ पूरे भारत के लिए 2600 सीट और हमें मिल जाएगी। तो आप देखोगे कि मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं इनके लिए तो और ज़्यादा सीट बढ़ने से नुकसान होने की बजाय आप देखोगे फायदा अधिक होगा। इसको मैं आपको एक और तरीके से यहाँ समझाता हूँ कि हम अगर बात करें कि मध्य प्रदेश के छात्रों का एमपीपीएटी के स्थान पर यदि आईसीआर का सिलेबस लागू हुआ तो लाभ होगा कि हानि, निश्चित तौर पर लाभ ही लाभ है। वो कैसे, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लिया जाए कि नंबर ऑफ सीट्स एमपीपीएटी में, या हमने कहा आईसीआर है या कहीं पर भी है, ये 1100 सीट है। मान लो अगर 1100 सीट्स हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर 1000 हैं, तो आप देखोगे कि यहाँ पर कंपटीशन क्या है, जीरो है, जीरो कंपटीशन है।
जीरो कंपटीशन का मतलब क्या है कि इन लोगों ने, ये जो 1000 लोग हैं, इन्होंने अगर मान लो 200 मार्क्स की परीक्षा है और इसमें से अगर 5 मार्क्स भी लेकर आए हैं तो भी क्या होगा, तो भी इनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सीट ज्यादा है। अगर हम देखें कि भाई 1100 सीट्स हैं और परीक्षा देने वाले लोग भी 11 हैं, 1100 ही हैं, तो अभी भी कंपटीशन जीरो है, क्योंकि बराबर सीट है, बराबर लोग है। कंपटीशन स्टार्ट कब होगा? कंपटीशन स्टार्ट कब होगा? जब हम देखते हैं कि मान लो सीट 1100 हैं और प्रतिभागी जो है परीक्षा देने वाले लोग अगर 1200 हैं, तब कंपटीशन स्टार्ट होगा। यहां पर क्या है कि 1200 लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, जो पहले रहने वाले 1100 लोग हैं उनका सिलेक्शन होगा, और 100 लोग यहां ऐसे रहेंगे जो सिलेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों, ये बात मैंने आपको इसलिए समझाई है कि कंपटीशन में ये नहीं देखा जाता है कि सिलेबस कौन सा है, कंपटीशन में ये नहीं देखा जाता है कि आपको कितना पढ़ना होगा, कंपटीशन में ये देखा जाता है कि पेपर का लेवल क्या रहेगा और नंबर ऑफ, हम लोग बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कितने हैं जो इस परीक्षा में भाग लेते हैं। देखो, आप कहेंगे कि अगर आईसीआर का सिलेबस लागू हो गया तो ये पीएटी के सिलेबस से ज्यादा है। अब ऐसा होने से क्या होगा भाई, परीक्षा देने वाले जो लोगों की संख्या है वो मध्य प्रदेश के मूल निवासी जो हैं वो तो उतने ही रहेंगे, हमारी सीट्स पर बाहर के लोग नहीं आने वाले हैं। ये सबसे बड़ा भ्रम है, ये आप अपने दिमाग में जल्दी से दूर कर लें। आपकी जो 85% सीट है इस पे मध्य प्रदेश के लोग ही रहेंगे। अब ऐसे में क्या होगा, आईसीआर का सिलेबस लागू हो गया मान लो, और पेपर आता है कठिन। अगर पेपर कठिन आता है तो आप देखोगे इससे क्या फर्क पड़ता है। हम देखते हैं कट ऑफ, तो कट ऑफ जब पेपर कठिन आता है तो कट ऑफ होता है कम। पेपर कठिन आएगा तो कट ऑफ क्या हो जाएगा, कम। मान लो 200 मार्क्स की परीक्षा है, इसमें से पेपर अगर बहुत टफ आया तो हो सकता है आपका 110 नंबर जो हैं 110 नंबर पर ही सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हम लोग बात करते हैं, मान लो पीएटी का ही पैटर्न है, हमने देखा कि यहां पर पेपर आ रहा है सरल। जब पेपर सरल आता है तो आप देखते हैं कि जो कट ऑफ होता है, कट ऑफ ये हो जाता है भैया अधिक, कम की बजाय कट ऑफ क्या हो जाएगा, अधिक। मतलब अभी 110 नंबर पे सिलेक्शन हो रहा था तो कट ऑफ अधिक चला गया, तो पता चला कि हमारा सिलेक्शन 125 नंबर पे हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि कट ऑफ कम ज्यादा होना है और कुछ नहीं होना। और दूसरी बात, अगर हम यहां पर ऐसा करें कि हमारा अगर ये सिलेबस लागू हुआ तो क्या हुआ, तो भाई मैं आपको बताऊं कि आपका फायदा ही फायदा है। आप बोलेंगे सर फायदा किस तरह से है, तो सबसे पहली बात तो ये कि जब हम पीएटी पढ़ते हैं तो पीएटी की परीक्षा में, मान लो एमपी पीएटी की हम लोग बात कर रहे हैं, एमपी पीएटी की हम लोग बात करते हैं, एमपी पीएटी में अभी हम लोग पढ़ते हैं AG1, AG2 और AG3। ये AG1 के अंदर आता है PCMB, AG2 के अंदर हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर, ये हम लोग पढ़ते हैं। अगर हमारा सिलेबस लागू हो जाता है ICAR का, मान लो ICAR का सिलेबस लागू हो गया, तो देखो हम ऐसे छात्र हैं एमपी के जो एग्रीकल्चर जो ICAR में आने वाला है, मान लो हम ABC सब्जेक्ट से परीक्षा देते हैं, तो एग्रीकल्चर हमने जो पढ़ा है पीएटी के अंदर, एमपी पीएटी में, वो 100% पढ़ रखा है। मतलब हमारे यहाँ का जो एग्रीकल्चर का लेवल है एमपी का, वो ICAR के लेवल बल्कि उससे भी ज़्यादा का लेवल है मध्य प्रदेश का। तो एग्रीकल्चर तो हमारा 100% हो ही चुका है। इसी तरह से यहाँ पर हम बात करते हैं PCMB हम पढ़ते हैं। ये जो PCMB हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें आप देखोगे कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये भी हम पढ़ रहे हैं। मतलब पीएटी में जो हम केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं वो करीब आप देखोगे 30% है। मतलब
हमने यहाँ पर 100% एग्रीकल्चर पढ़ा है, 30% हमने बायोलॉजी पढ़ा है, 30% हमने यहाँ पर क्या पढ़ लिया है, तो 30% हमने केमिस्ट्री पढ़ लिया है। हम देखते हैं कि ये टोटल हो गया 160%। मतलब अगर जो परीक्षा है उसमें तीनों विषय को 100% माने, 300% अगर सिलेबस है तो उसमें से 160%, अरे मतलब 50% से भी ज़्यादा, अरे ये तो हमने पढ़ ही रखा है। लेकिन आप विचार करो कि ऐसे स्टेट जो कि 12वीं की बेसिस पर एग्ज़ाम सीधे प्रवेश देते हैं, बिना एग्ज़ाम के प्रवेश दे देते हैं, ऐसे स्टेट जहाँ पर इस तरह का पैटर्न नहीं चलता है, उनके लिए अगर सिलेबस लागू हुआ तो उन स्टेट की जो 15% सीट है उन पर भी मध्य प्रदेश के छात्र कब्जा करेंगे। मतलब हमारे लिए एक तरह का कंपटीशन यहाँ पर कम हो गया। दूसरी बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ कि मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं, मान लो मध्य प्रदेश के जो टॉप 10 छात्र हैं, अगर इनका एग्जाम्पल लूँ, ये ऑल इंडिया में भी टॉप 10 में आ जाते हैं। एमपी पीएटी के भी टॉप 10 में है और ऑल इंडिया के भी टॉप 10 में है। तो अब ये आप खुद ही विचार करेंगे कि जिन छात्रों को ऑल इंडिया के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज मिल रहे हैं, क्या वो एमपी की पीएटी की जो परीक्षा है उसके थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेंगे कि वहाँ चले जाएंगे? तो निश्चित तौर पर आप कहोगे कि सर वो सारे छात्र वहाँ चले जाएंगे। तो सोचो जरा कि जो अच्छे पढ़ने वाले छात्र हैं वो ऑल इंडिया रैंक उठा रहे हैं, आईसीआर से अपना एडमिशन ले रहे हैं, तो जो मध्यम वर्गीय और कमजोर छात्र हैं वो यहाँ पर इस एमपी पीएटी में एडमिशन लेकर आसानी से प्रवेश पा सकेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए, मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए इसमें बड़ा फायदा है, लाभ की बात होने वाली है। वैसे आपसे मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस तरह का सिलेबस लागू होने की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन हो भी जाती है तो आपको चिंता नहीं करना है, आप लोगों का फायदा ही होने वाला है। और एक खास तौर से फायदा मैं बता दूं, ऐसे छात्र जो एमजीसीआई के हैं, इनके लिए तो आप देखोगे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। कैसे? तो आपको बता दूं कि एमजीसीआई जो है कृषि क्षेत्र का जाना माना संस्थान है, जो पिछले 15 वर्षों से आईसीआर की तैयारी करा रहा है। तो आईसीआर का जो पैटर्न है, किस तरह का पेपर आता है, आईसीआर के पूरे नोट्स, सिलेबस कैसा है, आईसीआर को पढ़ाने के लिए दक्ष हम लोग कह सकते हैं कि फैकल्टी टीम एमजीसीआई के पास है। और साथ ही आईसीआर के पूरे रिकॉर्डेड वीडियो जो हैं लाइव क्लास के, ये भी एमजीसीआई के पास है। मान लो ये सिलेबस लागू भी हो जाता है तो आपको चिंता नहीं करना है। जैसे ही ये सिलेबस लागू होने की घोषणा होगी उसके अगले 2 दिन में आपकी आईसीआर की तैयारी प्रारंभ हो जाएगी। आपको ये सारा मटेरियल पहले से ही रेडी मिलेगा, हमें किसी तरह की तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम अगले 2 दिन में ही इस सिलेबस को लागू कर देंगे। और आपका अपना संस्थान एमजीसीआई आपसे कमिटमेंट करता है कि आईसीआर के सिलेबस जो है इसकी घोषणा के पूर्व अगर आपने एडमिशन ले रखा है तो आपको एक बात बता देता हूं मैं, आपकी इस घोषणा के पहले अगर आपने एडमिशन लिया है तो पीएटी की जो फीस है, अगर आप 2 किस्तों में जमा करते हैं तो पीएटी की फीस एमजीसीआई में 30,000 रुपये है। ये जो 30,000 रुपये की फीस है, इसी में हम आईसीएआर का आपका कोर्स कराएंगे जिसकी फीस 55,000 रुपये है। ये एमजीसीआई आपको कमिटमेंट दे रहा है। 55,000 रुपये का जो आईसीआर का कोर्स है, अगर आईसीआर का सिलेबस लागू होने की घोषणा के पहले आपने एडमिशन लिया, भले ही आपने एमपीपीएटी में एडमिशन लिया है जिसकी फीस 30,000 रुपये है, हम आपको बिना कोई एडिशनल चार्ज लिए ये 55,000 रुपये का कोर्स आपको इसी पीएटी की फीस में करवाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से आपने देखा होगा कि ये जो मैंने आपके सामने संपूर्ण जानकारी रखी, ये जो जानकारी है इससे आपके लगभग सभी प्रकार के जो प्रश्न हैं इनके उत्तर मिल गए होंगे। हमें किसी भी तरह से चिंतित नहीं होना है, भ्रम में नहीं आना है।
हमें केवल बहुत अच्छे से तैयारी करना है। और अगर कोई समस्या आती है, आप MGCI के जो नंबर हैं उन पे कांटेक्ट करके आप अपने पूरे प्रश्न के उत्तर पा सकते हैं और ये जो भी डर और भय आपके अंदर है उसे दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करेगा सब्जेक्ट चुनने में, संस्थान के चुनाव में, परीक्षा की तैयारी में। आगे अगर कोई नया अपडेट आता है, मैं अगला वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।